आज हम BSOC 104 क्वेश्चन पेपर के डिस्कस करेंगे, जिसका अधिकतम अंक 100 मार्क्स है। 3 घंटे का समय है और इसमें पासिंग मार्क्स आपको 35 नंबर लाने होते हैं। इनमें 9 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिनमें 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं लगभग 400 शब्दों में। पहला क्वेश्चन करते हैं फोर्थ वाला। भारतीय समाज में लघु और वृहत परंपरा के बीच अंतर अनुभागीयता का संक्षेप में व्याख्या कीजिए। भारतीय समाज को विधिवत दृष्टिकोण से समझने के लिए यह अत्यावश्यक है कि हम उन सभी परंपराओं का अध्ययन करें जिनसे भारतीय समाज व्यवस्था अपनी विशेषता रखती है। ग्रामीण समाज व्यवस्था परंपराओं के दृष्टिकोण से और अधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय समाज अत्यंत विभिन्नताओं से युक्त होने के कारण अनेक प्रकार की परंपराओं, कर्मकांडों, प्रथाओं एवं धार्मिक विश्वासों से मिलकर बना है। भारतीय समाज का अध्ययन करने के लिए कुछ विद्वानों ने इसे अनेक परंपरागत प्रधानों जैसे वर्ण, धर्म, कर्म, पुरुषार्थ, पराश्रम, अपराधी परंपरागत अपराधों पर स्पष्ट किया, जबकि कुछ अन्य विद्वानों ने ग्रामीण पार्थक एवं सामाजिक व्यवस्था को ही भारतीय समाज की विवेचना का आधार मान लिया है। वस्तुतः भारतीय ग्रामीण व्यवस्था अपनी कुछ विशिष्ट स्थानीय परंपरा एवं विशिष्टताओं के कारण अपनी पृथक पहचान बनाए रख पाने में समर्थ हुई है। इससे पूर्व कि हम लघु एवं बृहत परंपराओं का विस्तृत करें, यह समझ लें कि परंपरा क्या है। परंपरा क्या? व्हाट इज ट्रेडिशन? अत्यंत अन्य शब्दों में परंपरा हमारे व्यवहार के तरीकों को कहा जाता है कि विचार, रूढ़ियाँ क्या है, मूल्य क्या, विश्वास क्या, धर्म क्या, रीति क्या, रिवाज, पात्र आदि के संयुक्त रूप को ही मोटे तौर पर परंपरा कहते हैं। जैन ड्रीवर ने परंपरा को प्रयोग से लिखा है कि परंपरा कानून, प्रथा, कहानी तथा किंवदंती का वह संग्रह जो मौलिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता है। मौर्य जिन्स वर्ग ने लिखा है कि परंपरा का अर्थ उन सभी विचारों, पदार्थों और प्रथाओं का योग है जो व्यक्ति के एक समूह से संबंधित और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का हस्तांतरित करता है। योगेंद्र सिंह ने ट्रेडिशन मेड इन इंडिया में परंपरा की व्याख्या करते हुए लिखा है। और आपका इस प्रकार हम देखते हैं कि परंपरा सामाजिक विरासत का वह अभौतिक पक्ष है जो हमारे व्यवहार के स्वीकृत तरीकों को घोतक से निर्देशित करता है। इंद्रदेव में योगेंद्र सिंह ने 3 भागों में रखा है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने पहली बार अपने अध्ययन के आधार पर यह प्रमाणित किया था कि प्रत्येक सभ्यता परंपराओं को निर्मित होती है। ग्राफ के अनुसार एक और अभिजात लोग कि ये थोड़े से चिंतनशील लोगों की परंपराएं आती हैं। दूसरी ओर लोक निरक्षर कृषकों की परंपरा, पहले वाली को वृहत एवं बाद वाली को लघु परंपरा कहा जाता है। माप के अनुसार प्रत्येक परंपरा का एक स्वयं का सामाजिक संगठन होता है, अर्थात संस्थागत भूमिका, परिस्थिति तथा कार्य होते हैं। दोनों परंपराएं एक ऐसी विश्व दृष्टि के प्रतीक के रूप में समझी जाती है जो सभ्यता को एक प्रेरित करती है। रॉबर्ट रेडफील्ड के उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि लघु परंपराओं का प्रतिनिधित्व जनसाधारण या निरक्षर कृषक और बृहत परंपराओं का प्रतिनिधित्व अभिजातीय चिंतनशील लोग करते हैं। इसलिए यह प्रसंग है कि हम लघु और बृहत परंपराओं का अर्थ को स्पष्ट करते हैं कि भारत के ग्रामीण समाज में इन दोनों परंपराओं के पारस्परिक आदान प्रदान या अंतक्रिया को स्पष्ट है। इससे नेक्स्ट हमने क्वेश्चन करा, क्वेश्चन नंबर 5। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, व्याख्या कीजिए। अधिकार और कर्तव्य प्राण और दोस्त के शरीर एक समान है। एक के समाप्त होती है, दूसरा स्वयं ही समाप्त हो जाता है। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे कर्तव्य बन जाता है। जहाँ एक व्यक्ति को सुरक्षित जीवन का अधिकार होता है, वहीं दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है कि वह ऐसे जीवन को नष्ट न करें। महात्मा गांधी के अनुसार कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार स्वतः ही आपको मिल जाएंगे। जे लॉस्की के अनुसार मेरा अधिकार तुम्हारा कर्तव्य अधिकार में कर्तव्य निहित है कि मैं तुम्हारे अधिकार को स्वीकार करूं। मुझे अपने अधिकारों का प्रयोग सामाजिक हित में वृद्धि करने से दृष्टि से करना चाहिए, क्योंकि राज्य मेरे अधिकारों को सुरक्षित रखता है, इसलिए राज्य की सहायता करना मेरा कर्तव्य है। अधिकारों का और कर्तव्य की पूरकता को निर्मित दर्शाया जा सकता है। इसमें आपका समाज कल्याण तथा अधिकार समाज वस्तु है, पूरा आपका है। दूसरा अधिकार और कर्तव्य, तीसरा कर्तव्य पालन और अधिकारों का उपभोग, चौथा अधिकार और कर्तव्य, पांचवा अधिकार तथा कर्तव्य एक सिक्के के 2 पहलू। अधिकार कर्तव्य की तथा कर्तव्य अधिकार की छाया मात्र होता है, एक के हट जाने से दोनों का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 6। भारतीय समाज में सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया के रूप में संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की व्याख्या कीजिए। मतलब सामाजिक गतिशीलता को समझाना है। गतिशीलता का मतलब है स्थानीय स्थिति में परिवर्तनशीलता। जब भौगोलिक या भौतिक दृष्टि से स्थान परिवर्तन होता है, इसे भौगोलिक गतिशीलता कहते हैं। किंतु जब किसी व्यक्ति या समूह के सामाजिक स्थान या परिस्थिति में घटित होता है, इसे सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। इस लेख में हम सामाजिक गतिशीलता क्या है, सामाजिक गति से कैसे कहते हैं और उसकी परिभाषा विशेषता के रूप में जानेंगे। मोटे तौर पर हमारा आशय व्यक्ति या समूह की परिस्थिति में परिवर्तन से होता है। परिस्थिति का एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जाना क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर हो सकता है। किसी विषय में शिक्षा, व्यवसाय, आय, सामाजिक शक्तियाँ, सामाजिक वर्गीय, इनमें से कुछ अथवा सभी क्षेत्रों में हो सकता है।
गतिशीलता के आधार पर सामाजिक गतिशीलता के एक संयुक्त सूचकांक की गणना जरूरी हो जाती है। गतिशीलता के परिमापन का आकलन स्थान या काल या सामाजिक संरचना के प्रारूप के संदर्भ में हो सकता है। इसी प्रकार गतिशीलता व्यक्ति या समूह के स्वयं के प्रयास से या राज्य प्रधान आदि से किसी एक या कई कारणों से हो सकती है। व्हीलर व भूकने का सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति या समूह का एक सामाजिक ढांचे से दूसरे सामाजिक समाज से संचयन है। सरोकन के शब्द में सामाजिक से का अर्थ है सामाजिक समूह तथा स्तर के पुंज में किसी व्यक्ति का सामाजिक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंच जाना। एंथोनी गैडरेंस समाज का अर्थ है समाज में इस व्यक्ति व समूह के भिन्न सामाजिक आर्थिक स्थानों में गमन को सामाजिक गतिशीलता निवृत्त करना। सामाजिक गतिशीलता की निम्नलिखित विशेषताएं। सामाजिक गतिशीलता सामूहिक प्रक्रिया जो हर समाज में पाई जाती है। सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन दर्शाती है। एक जटिल परिघटना भी है क्योंकि इसमें दिशा, समय और संदर्भ तीनों हैं। परिवर्तन समाज में व्यक्ति एवं समूह दोनों या दोनों से किसी एक परिस्थिति में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में नरजातीय विद्रोह के कारकों की चर्चा कीजिए। नरजातीय समूह से हमारा अभिप्राय एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के उस समूह से जो अपनी जाति, नस्ल, रंग, रक्त, संस्कृति के क्षेत्र के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। वे अपने आसपास के वातावरण से अपने आप को वह अपने जन समुदाय को पृथक बनाए रखते हैं और अपने अस्तित्व की रक्षा करते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज ने नर की परिभाषा इस प्रकार दी है कि नरजातीय समूह में जो प्रजातीय, राष्ट्रीयता या संस्कृति आधार पर सामान्य समूह बनकर दूसरे समूह से अलग रहते हैं, अपनी पसंद संस्कृति में रहते हैं। नरजातीय समूह का वर्गीकरण धार्मिक आधार पर होता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख इस तरीके से क्योंकि इनका आचार व्यवहार, रीति रिवाज सब अलग अलग होते हैं। भाषा पर आधारित नरजातीय समूह होता है कि सिख धर्म, कुछ इस तरह पंजाबी संस्कृति, पंजाबी भाषा। तीसरा नस्ल पर आधारित नरजातीय समूह है जैसे कौल, द्रविड़, संसाल वगैरह। जाति पर आधारित है। नरजातीय समूह का भारतीय राजनीति पर प्रभाव क्या है? आज विश्व के लगभग सभी देश में नरजातीय समूह पाए जाते हैं। नरजातीय समूह में पारंपरिक वैमनस्य के कारण हिंसा, आतंक, भय का वातावरण विकसित हुआ, जिसके कारण यह समूह कई तरीके की समस्या पैदा कर देते हैं। इन नरजातीय समूह में पाए जाने वाले हिंसा का पारंपरिक वैमनस्य भारत जैसे देश को राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए चुनौती बन गया। सांप्रदायिकता भारत में धार्मिक आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि नरजातीय समूह इन समूह के धारण करने सांप्रदायिकता की समस्या को विकसित किया। जातिवाद को भी कुछ विद्वानों ने नरजातीय समूह शामिल किया। क्षेत्रवाद एक नरजातीय समूह को अपने क्षेत्र में सीमित रहता है। क्षेत्रीय दलों का गठन नरजातीय समूह अपने अधिकारों और संस्कृति की रक्षा हेतु करता है। नरजातीय भारतीय अखंडता के समक्ष चुनौती के रूप। नरजातीय समूह भारत की आंतरिक सुरक्षा एवं अखंडता के समय एक चुनौती पेश करती है। नरजातीय समूह के कई संगठन अपनी मांगों को लेकर बहुत उम्र तरीके अपनाते हैं, खासतौर पर भारत के उत्तरी पूर्वी कारक अनेक संगठन जैसे नागा, बोडो जाति के संगठन आदि। समाधान क्या है? राष्ट्रीय भावना का विकास हो, शिक्षा व जागरूकता में वृद्धि हो, नैतिक मूल्यों का विकास हो, सभी समूहों को राष्ट्र विकास में भागीदारी मिले, सरकार व राजनीतिक दल सम्मिलित होकर कार्य करें आदि। इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि आंदोलन की व्याख्या उचित उदाहरणों सहित कीजिए। किसान संघर्ष। इन संघर्षों में किसान अपनी मांगों के लिए प्रत्यक्ष तौर पर लड़ते हुए मुख्य शक्ति के रूप में उभरे हैं। वर्ष 1858 और वर्ष 1914 के बीच की अवधि में आंदोलन की प्रवृत्ति वर्ष 1914 के बाद के आंदोलन में विपरीत स्थानीय के असंबंध और विशेष शिकायतों तक सीमित थी। आंदोलनों का कारण किसान अत्याचार, मतलब किसानों पर अत्याचार होता, जमींदार वगैरह ऊँचे लगान लेते थे, अवैध करारोपण करते थे, मनमानी बेदखली करते थे, अवैतनिक श्रम का सामना करना पड़ता था। तो इसलिए किसान अत्याचार के कारण ही आपका आंदोलन हुआ। वर्ष 1920 से 40 के बीच कई संगठनों का उदय हुआ। बिहार प्रांतीय किसान सभा और 1936 में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा हुई। वर्ष 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में साजन की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। 19वीं शताब्दी के किसान आंदोलन गांधी पूर्व चरण नील विद्रोह हुआ था। अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों को खाद बजाय फसलों के बजाय नील की खेती करने के लिए बाध्य किया। नील की खेती से किसान हुए क्योंकि इससे खेती के लिए कम कीमत की पेशकश की थी, नील लाभदायक नहीं था और इससे खेती की उर्वरता खराब हो जाती थी। बंगाली पत्रकार हरीश चंद्र मुखर्जी ने अपने अखबार द पैट्रियट में बंगाल के किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया है। नील दर्पण के बारे में बताया, 1860 में प्रकाशित हुआ था। उनके नाटक में एक बड़ा विवाद खड़ा करते इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों के बीच आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंध कर दिया था। सरकार ने एक नील आयोग नियुक्त किया और नवंबर 1860 में एक आदेश जारी किया कि जिसमें कहा गया कि रियायतों को नील की खेती के लिए मजबूर करना अवैध था। पावना आंदोलन हुआ।
पूर्वी बंगाल के बड़े हिस्से में जमींदार किसानों और अक्सर बढ़ाए लग गए लगान और भूमि करों को जबरदस्ती वसूलते थे। वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत किसानों की भूमि अपने उपयोग के अधिकार से भी रोका गया। मई 1873 में पटना के पाबना जिले के यूसुफ शाही परगना को एक कृषि लीग का गठन किया गया था। उनकी हड़तालें आयोजित की गई। एक आंदोलन मुख्यतः कानूनी लड़ाई थी, लेकिन कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई। 1885 तक जारी रहा। इस संघर्ष को बंकिम चंद्र चटर्जी, आर.सी. दत्त और सुरेंद्र बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का समर्थन प्राप्त था। 20वीं सदी के किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ये बिहार के चंपारण जिले में नील के बगानों के लिए हुआ था। उसमें कम से कम 3 बार 20 हिस्से पर नील उगाने तथा बागान मालिकों द्वारा निर्धारित कीमतों पर नील बेचने के लिए मजबूर किया गया था। फिर इसके लिए महात्मा गांधी ने चंपारण पहुंचकर किसानों की स्थिति की विस्तृत जांच की। उन्होंने चंपारण छोड़ने के लिए जिलाधिकारी के आदेश की अवहेलना की। सरकार ने जून 1917 में एक जांच समिति नियुक्त की। चंपारण कृषि अधिनियम 1918 के अधिनियम ने काश्तकारों को नील बगान मालिकों द्वारा लगाए गए किसी नियमों से मुक्त कर दिया। यहाँ आपका पूरा इस क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन होता है। बाकी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।